हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से मैं शुरू कर रहा हूँ क्लास 10th की मैथ। क्लास 10th की मैथ चाहे आप एचबीएससी बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से, चाहे इंडिया में किसी भी बोर्ड से आप पढ़ते हो, मैं सबके लिए वो मैथ कराऊंगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, चाहे आप टॉपर हो क्लास के और चाहे बैक बेंचर हो, चाहे आपका कम परसेंटेज आता हो क्लास में, मैं एकदम स्क्रैच से सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एकदम 0 पॉइंट से कराऊंगा। इसलिए आप लोगों को समझने में बहुत ज्यादा क्या होगी, आसानी होगी। बस आप लोगों को क्या करना है, जो मैं कराता हूँ उसको ध्यान से सुनना है और पढ़ना है। ओके, और उसको रिवाइज भी करना है 1-2 बार। और अगर आपको पसंद आता है तो अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके बीच में भी शेयर कर सकते हैं आप। ओके, जैसे सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा, ओके, एनसीईआरटी बुक में, उसका नाम क्या है, रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर। और रियल नंबर में सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ, एक बात और, अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ता है तो उसके लिए भी मैं इसमें बताता रहूंगा, क्योंकि मैथ में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है हिंदी और इंग्लिश में। तो जहां जहां पे जरूरत होगी मैं हिंदी में भी उस चीज को बताता रहूंगा। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि इसको प्राइम फैक्टर्स में हमें शो करना है। तो प्राइम नंबर हमें पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर होते क्या हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, ठीक है, या इसे हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। हिंदी में इसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए भी इसमें आसानी रहेगी पढ़ने में। तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होते हैं जो किसी और के पहाड़े में नहीं आते, किसी और डिजिट के टेबल में नहीं आते, या तो खुद में आते हैं या तो 1 के टेबल में आते हैं, और किसी डिजिट के टेबल में नहीं आते। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 हो गया, 7 है, 3 है, 5 है, 13 है, 17 है। तो आप लोगों को जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ऐसे नंबर से डिवाइड करना जो किसी के टेबल में नहीं आता हो। जैसे पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसमें पूछा है कि 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। कितने का, 140 का, 140 का। तो इसको हम पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 70 आ गया, अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है। 35 आ गया, अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम किससे अब ट्राई करेंगे इसको, 3 से ट्राई करेंगे। अगर 3 से नहीं कटेगा तो किससे ट्राई करेंगे, 5 से करेंगे। अगर 5 से भी ना कटे तो 7 से करेंगे। यानी कि 4 से या 6 से ट्राई नहीं करना है, क्योंकि 4 तो 2 के टेबल में आता है, 6 भी 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है। हमें हमेशा ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो किसी भी डिजिट के टेबल में ना आता हो, यानी खुद के टेबल में बस आता हो। तो अब हम 2 के बाद 4 से ट्राई नहीं करेंगे। 3 से ट्राई किया लेकिन ये कटेगा नहीं, 3 के टेबल में तो 35 आएगा नहीं, तो 4 से ट्राई नहीं करना है। अब इसके बाद हम 5 से ही ट्राई करेंगे। तो 5 7 जा 35, और 7 7 के टेबल में ही आता है ओनली, ये हो गया। तो प्राइम 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया हमारा, 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यानी कि हमारा 2 टाइम आया है, तो आप क्या करोगे, 2 बार आया है तो 2 के ऊपर पावर क्या लगा देंगे, 2, और 5 1 टाइम है और 7 भी 1 टाइम है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ये आंसर आ गया। आ गया होगा अच्छे से समझ में। अच्छा, अभी अगर नहीं आया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। ये हमारा पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट, जैसे 156 है। अब देखिए 156 को कैसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से करेंगे। 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, फिर 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 2 से हमने ट्राई कर लिया, अब 2 से नहीं कटेगा 39, तो अब किससे ट्राई करना है हमें, 3 से। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 3 के बाद 13 ना तो 5 के टेबल में आता है, ना ही 7 में आएगा, ना ही 11 में आएगा। बाकी डिजिट से तो ट्राई करना नहीं है हमें बीच में, हमेशा प्राइम नंबर से ट्राई करना। तो अब 13 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 156 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो हमारा आंसर क्या गया, 2 2 बार आ रहा है तो 2 के ऊपर पावर 2 लगा देंगे, और 3 इंटू 13, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3825। 3825, अब इसको करते हैं 3825। अब ये डिजिट जो है 5 से एंड हो रहा है, यानी 2 के टेबल से तो ये कटेगा नहीं, तो 5 से ही ट्राई करेंगे। तो 5 7 जा 35, 3 32, और 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 2 26, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15।
अब 5 के बाद इसको चलो 3 से ट्राई कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 5 से ट्राई कर लिया तो 3 से नहीं कर सकते, उससे कम डिजिट से नहीं कर सकते। ओके, बस हमें ये ट्राई करना है, ये देखना है कि हमेशा हम प्राइम नंबर से डिवाइड करें। तो 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। अभी 51 किसके टेबल में आता है? अभी भी ये 3 से कट सकता है, तो 3 1 जा 3 21 और 17 1 जा 17। ओके, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 3825 का? 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 5 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 इंटू 7, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5005। अब इसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? 5005। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले इसको किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। तो 5 1 जा 5, 0 0 और 1 हो जाएगा, 0 0 और 1 हो जाएगा। अब ये किससे डिवाइड होगा? एक बार ट्राई करते हैं पहले। 5 से तो ट्राई कर लिया हमने, 5 से अभी कटेगा नहीं। 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, 1 10, 3 से नहीं कटेगा। 7 से ट्राई करते हैं पहले। तो 7 1 जा 7, 3 30, यहाँ पे 3 बचेगा, 30 हो गया। और 7 4 जा 28, 2 21 और 7 3 जा 21, यानी कि 7 से डिवाइड हो रहा था। अब हमारा कितना आ गया? 143 आ गया। 143 किसके टेबल में आएगा? 11 से ट्राई करते हैं इसको। हमेशा प्राइम नंबर से ट्राई करना है, आप ध्यान रखना। तो 11 1 जा 11, 3 33, 11 3 जा 33 और 13 13 के टेबल में ही आता है, तो ये हो गया। तो 505 5005 का हमारा बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, तो इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो देख लेते हैं एक बार। तो हमारा 2429 था, 2429 था, 2429। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को खुद करने के लिए छोड़ दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करके अगर हो जाए तो एक बार कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर कैसे आया था और कितना आया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर्स। यहाँ पे दो डिजिट दिए हुए पेयर में और इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ओके, और उसको फिर वेरीफाई भी करना है कि हमने जो किया है वो सही है या गलत है। तो हम वेरीफाई भी इसको कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है 26 और सेकंड उसका पार्ट है 91। तो पहले दोनों को सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। दोनों डिजिट का सेपरेटली क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 26 को डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 13 और 13 1 जा 13। और इसको डिवाइड करेंगे 7 से, 13 और 13 1 जा 13। ओके, तो इतना इतना ये आ गया। अब इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 26 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हुआ था? 2 इंटू 13। और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हुआ था हमारा? 7 इंटू 13। अब इसका एचसीएफ और एलसीएम कितना होगा? बेटा एचसीएफ क्या होता है ना, जो दोनों में कॉमन हो। क्या हो? जो दोनों में कॉमन होता है उसे हम एचसीएफ बोलते हैं। ओके, तो दोनों में कॉमन क्या है? 13 है, तो 13 को ही ले लेंगे। अभी आगे इसका और कॉन्सेप्ट ब्रॉडर होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं बताता जाऊंगा। तो जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों ही प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन होगा और जिसमें पावर क्या होगा? छोटा वाला पावर होगा, उसी को हम इंक्लूड करते हैं। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 13 हो गया। एलसीएम क्या होगा इसका? एलसीएम क्या होगा? ध्यान देना। एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो दोनों में कॉमन है उसे तो लिखना ही है, जो दोनों में कॉमन है उसको तो लिखना ही लिखना है। जो डिजिट बच गए, जो डिजिट बच गए, जैसे 2 और 7 बच गए थे, इसमें 2 और इसमें 7 बच गए, तो उनको भी लिखना है। ओके, अब क्या करेंगे? तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 13 और ये हो गया 7 2 जा 14, 13 4 जा 52, 13 और 5 182। ओके, तो 182 हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। और एचसीएफ कितना आ गया? 13 आ गया। अब हमें क्वेश्चन में बोला था कि इसको वेरीफाई भी करके बताओ ये सही किया है तुमने या गलत किया है। तो ठीक है, हम वेरीफाई करते हैं। अब इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई करने का बेटा फॉर्मूला है, सब लोग याद कर लेंगे इसे। क्वेश्चन पेपर में जरूर एक नंबर का बनता ही बनता है इस फॉर्मूले से। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर, जो भी हमारा फर्स्ट नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? सेकेंड नंबर से।
फर्स्ट नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड नंबर से। ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग लिख लेना। इस फॉर्मूले को क्या करना है, लिखना है अच्छे से, इसको याद भी कर लेना इस फॉर्मूले को। फर्स्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है इक्वल टू में। अगर ये वेरीफाई हो गया बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो सही है, हमने सही किया है। तो एलसीएम कितना आया था हमारा, चलो एलसीएम चेक करते हैं। तो एलसीएम कितना आया था हमारा, एलसीएम आया था हमारा 13 और एचसीएफ कितना आया था 13 और एलसीएम आया था 182। तो 182 को मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से, ये लेफ्ट हैंड साइड में कर रहा हूं अभी, लेफ्ट हैंड साइड। तो 13 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 182 से, तो 182 मल्टीप्लाई बाई 13, 3 2 6 इंटू 24 5 2, हमारा आंसर आ गया 2366। कितना आ गया 2366। क्या किया हमने, एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर कितना आ गया 2366। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे, एलसीएम को तो एचसीएफ से कर लिया, अब क्या करना है, फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई। तो हमने जो क्वेश्चन किया है उसमें फर्स्ट नंबर क्या था 26, सेकंड नंबर क्या है 91। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट नंबर 26 को किससे करेंगे 91 से। अगर ये भी अगर मल्टीप्लाई करने पे 2366 आ गया तो हमने सही किया, क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम 26 को 91 से, 1 6 जा 6 2 9 6 54 9 ओके। अब कर लेते हैं प्लस, तो 6 6 3 और 2, तो ये भी कितना आ गया 2366। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। राइट हैंड साइड भी हमारा क्या आ गया 2366 और लेफ्ट हैंड साइड भी, यानी कि हमने सही किया, वेरीफाई हो गया। समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 510 और 92, 510 और 92 का हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है और एलसीएम एचसीएफ निकालना है। 510 है एंड 92 है, ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, 510 का हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, 5 से काटते हैं। और अब किससे कटेगा ये, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 17 1 जा 17। नेक्स्ट हमारा क्या था 92। अब 92 को डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 23 और 23 1 जा 23। ओके, तो ये हमने क्या कर लिया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब इसको एक बार लिख लेते हैं। 510 का क्या आया था हमारा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 और 92 का कितना है 2 इंटू 23 आया है। ओके, अब इसका एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अच्छा, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 23 भी ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 2 टाइम आया था। अब इसको हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 लिख लो। और क्या कॉमन है दोनों में, बस 2 ही कॉमन है। 5 है इसमें 5 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 17 है, इसमें नहीं है, तो और कुछ कॉमन नहीं है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया बेटा 2 हो गया। अब एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन था उसको तो लिखना ही है, जो दोनों में कॉमन था, या पावर से देख लो, इसको छोड़ दो, इस वाले पार्ट को छोड़ दो। जैसे इसमें 2 है और इसमें 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर लेंगे, जो बड़ा वाला पावर होगा उसको लेंगे, जो दोनों में कॉमन है उसका बड़ा वाला पावर हमें क्या करना है, लेना है। ओके, और जो बाकी के बच गए उसको भी लेना है। जैसे हमारा क्या बच गया 5 3 17 और यहाँ पे क्या बच गया 23, तो ये सारे डिजिट बच गए। अब सबको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई में कैलकुलेटर से कर लेता हूं क्योंकि बहुत बड़ा डिजिट मल्टीप्लाई करना है, टाइम कंज्यूम होगा इसमें। तो मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, 4 इंटू 5 3 जा 15 इंटू 17 एंड इंटू 23। तो ये बेटा आ रहा है कितना हमारा 23460। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, अब हमने एचसीएफ भी निकाल दिया और एलसीएम भी निकाल दिया। अब इसको हमें वेरीफाई करना है, तो ठीक है वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई का फॉर्मूला क्या था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर, यही था ना वेरीफाई करने का फॉर्मूला। ठीक है, अब एचसीएफ का वैल्यू कितना है 2, तो 2 पुट कर दो। एलसीएम कितना आया था
2340 ये लिख दिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इज इक्वल टू में ये भी कर लेते हैं साथ ही साथ। फर्स्ट नंबर कितना था हमारा 510 और सेकेंड नंबर कितना था 92। अगर ये दोनों पार्ट इक्वल आ गया तो हम समझ जाएंगे कि हमने सही किया है क्वेश्चन। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, ये कितना आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड 46920 और इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये भी इतना ही आएगा। ठीक है 46920। तो इस तरीके से वेरीफाई हो गया कि हमने सही किया क्वेश्चन। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था एक और पार्ट, वो आप लोग अपने खुद से करना और कमेंट करके बताना कि कितना आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये सेकंड क्वेश्चन से भी इजी क्वेश्चन हो गया। बस इसमें हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम एचसीएफ निकालना है, वेरीफाई नहीं करना होता है। जो जिसमें 3 डिजिट के एलसीएम और एचसीएफ हम निकालते हैं उसमें कोई वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होती है, वेरीफाई हो भी नहीं सकता है वो। ठीक है, बस 2 डिजिट के नंबर का जो एलसीएम एचसीएफ निकलता है उसको वेरीफाई किया जा सकता है। तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन इसका करते हैं 12, 15 और 21, इन तीनों का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और फिर इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। फिर 3 से करेंगे 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 और 3 से करेंगे 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ओके, अब पहले लिख लेते हैं इनको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 का कितना हो गया 3 इंटू 5 और 21 का कितना हो गया 3 इंटू 7। अब इसका एलसीएम कितना होगा और एचसीएफ कितना होगा वो निकालते हैं। एचसीएफ पहले निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है बेटा, जो तीनों में कॉमन हो। अब 3 डिजिट है तो तीनों में ही देखना है। तो इसमें भी 3 है, इसमें देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तीनों में 3 है ना कॉमन, तो 3 एचसीएफ हो गया। अगर और कोई भी डिजिट इसमें होता कॉमन तो उसे भी लिखते, लेकिन इसमें अभी 3 कॉमन है तो 3 ही लिखेंगे। अब अगला एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम। तो जो तीनों में कॉमन था उसे तो लिखना ही लिखना है। ओके, जो तीनों में कॉमन था उसको तो लिखना ही लिखना है और जो बाकी के डिजिट बच गए उसको भी लिखना है। जैसे 2 बच गया, इसमें 2 बच गया था 2 बार, यहाँ पे 5 बच गया था तो 5 को लिख दो और यहाँ पे क्या बचा हुआ है 7, तो 7 को भी लिख देंगे। ओके, तो इस तरीके से हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है। अब इसको क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो तो एलसीएम हमारा निकल जाएगा। तो 3 2 जा 6, 12 60 420 कितना आ जाएगा 420। एलसीएम आ गया और क्या आ गया एचसीएफ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 17, 23 और 29। इसी पेज पे मैं कर दे रहा हूं क्योंकि ये तो ऐसे ही हो जाएगा सेकेंड पार्ट इसका। अभी मैं ये पेज करा रहा था 17, 23, 29 का करना है। ओके, 17, 23 और 29 का करना है। तो ये तो बहुत ही इजी है क्योंकि ये किसी के प्राइम फैक्टर होते नहीं है, खुद के ही होते हैं। तो 17 1 जा 17, 23 1 जा 23 और 29 1 जा 29। अब इसका एचसीएफ क्या होगा बेटा, एचसीएफ क्या होगा, तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 1 और 1 यही कॉमन है। तो अगर कोई भी डिजिट कॉमन नहीं होता है तो एचसीएफ हमारा क्या होता है 1 होता है। और एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम क्या होगा इसका 17 था प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका 23 था और इसका कितना था 29 था। अब तीनों डिजिट को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो तीनों डिजिट को चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 17 इंटू 23 इंटू 29, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 11339, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसका एक और पार्ट था वो आपको खुद करना है और कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर कितना आया है। नेक्स्ट करेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू 9 और फाइंड द एलसीएम। ठीक है बेटा, तो इसमें इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ गिवन है। एचसीएफ क्या है गिवन है 9, फर्स्ट नंबर भी गिवन है, हमें फर्स्ट नंबर दिया हुआ है मतलब 306 और सेकंड नंबर भी दिया हुआ है कितना 657। तीन चीज है एचसीएफ फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम क्या करना है फाइंड आउट करना है, एलसीएम इज द क्वेश्चन मार्क। अब हमें एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके किसके इक्वल आता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के इक्वल आता है।
ओके, तो एलसीएम और एचसीएफ को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम कितना है हमारा पता ही नहीं, एलसीएम कितना है हमारा नहीं पता, इसे हमें फाइंड आउट करना है। एचसीएफ कितना है 9, फर्स्ट नंबर कितना है इसका हमारा 306, और सेकंड नंबर कितना है 657, 657। अब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो ये 9 मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अच्छा, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोई चीज अगर प्लस में है तो अगर दूसरे साइड यानी अपोजिट साइड इसको लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में कोई चीज है तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड में कोई डिजिट है अगर उसको अपोजिट साइड लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये चीज आना चाहिए। वैसे मैंने एक वीडियो बना रखा है इंटीजर्स का, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, आप उसे देख के सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं मैथ के वो समझ सकते हैं, ठीक है, तो वहां पे जाके देख सकते हैं आप। अब हमें इस क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो 9 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 306 इंटू 657 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 9 से ये वाला डिजिट डिवाइड हो रहा है तो इसे इससे काट देंगे, तो 9 के टेबल में 30, 9 3 जा 27, 336, 9 4 जा ओके, तो हमारा ये 34 इंटू 657 बच रहा है। अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 34 को 657 से, 34 इंटू 657 तो ये आ रहा है 22,338। ये हमारा क्या हो गया इसका एलसीएम निकल गया। क्या निकल गया एलसीएम इस क्वेश्चन का। इस फॉर्मूले से बेस्ट क्वेश्चन पेपर में कई बार आता है, तो आप लोग ध्यान देना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होता है क्वेश्चंस में। अब क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, check whether 6 पे पावर n can end with the digit 0 for any natural number n। देखो बेटा ये जो क्वेश्चन है पहले इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में समझते हैं, लेमन लैंग्वेज में समझते हैं इसको कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ये क्वेश्चन ये पूछा है कि 6 पे पावर n है, ओके, n जहां पे क्या है n टेंड्स टू नेचुरल नंबर, n क्या है बेटा नेचुरल नंबर है, n क्या है नेचुरल नंबर है, ये मान लो चलो ठीक है। तो 6 पे पावर n, n नेचुरल नंबर 1 रखते हैं, पहले n का वैल्यू हमने क्या रखा 1, तो 6 आ रहा है। 6 पे पावर अगर 2 रखें, n का वैल्यू हम रख रहे हैं बार बार, ठीक है, अब n का वैल्यू हमने 2 रखा तो कितना आया 36 आया। 6 पे पावर 3 रखेंगे तो कितना आएगा 6 पे पावर 3 यानी 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आ जाएगा 216। तो ऐसे ही अगर हम रखते जा रहे हैं तो लास्ट ये किससे एंड हो रहा है, बार बार ये डिजिट किस पे एंड हो रहा है 6 पे एंड हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि आप ये प्रूव करके या चेक करके बताओ कि 6 पे पावर n कभी 0 पे खत्म हो सकता है क्या। अभी तो हम देख रहे हैं कि 6 पे ही खत्म हो रहा है, 0 पे तो खत्म हो नहीं रहा है। तो ये था थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाया मैंने, इसको करते कैसे हैं ये देख लो आप लोग। इसको आप लोग स्टेटमेंट लिखना, ऐसे लिखना कि इफ 6 पे पावर n end with 0, if 6 पे पावर n, if 6 पे पावर n end with 0, then it must be divisible by 5। कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है वो डिजिट 100% 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो अगर 6 पे पावर n एंड हो रहा है 0 से तो इसका मतलब कि ये 5 से डिवाइड होगा, ओके। अब क्या करते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। नाउ प्राइम फैक्टर निकालते हैं, क्या निकालते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 6 पे पावर n इज इक्वल टू, प्राइम फैक्टर क्या होगा 6 का 2 इंटू 3 होगा, क्या होगा 2 इंटू 3 होगा, और पावर क्या है बेटा n है, ठीक है। तो जब प्राइम फैक्टर हमने किया 6 पे पावर n का तो 2 इंटू 3 आ रहा है, 5 तो इसमें इंक्लूड है ही नहीं, यानी कि 5 के टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को बस एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 3 पे पावर n है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पे पावर n does not include 5, ओके। ये क्या नहीं इंक्लूड कर रहा है 5 नहीं इंक्लूड कर रहा है, hence it is not divisible by 5। मतलब ये 5 से कट ही नहीं सकता, अगर ये 5 से कट नहीं रहा है तो यानी कि 0 पे एंड हो ही नहीं सकता, ओके। तो hence it is not divisible by 5, ओके। therefore या 10 लिख सकते हैं, 10 it is proved that 6 पे पावर n
नेवर एंड विद जीरो, नेवर एंड विद जीरो। ठीक है बेटा, ऐसे इस क्वेश्चन को हमें प्रेजेंट करना होता है। ये लिखने का तरीका है, ये तो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल समझाया था कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। वैसे पेपर में लिखने के लिए ऐसे आप लोगों को लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है कि एक्सप्लेन वाई 6 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड नेक्स्ट टर्म भी दे रखा है। दो अलग अलग इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है। आर कंपोजिट नंबर, हमें मतलब इसे ये दिखाना है कि कंपोजिट नंबर क्यों है, अगर है तो क्यों है। ओके, तो इसका जो पहला पार्ट है वो करते हैं। पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं कंपोजिट नंबर होता क्या है। बेटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर ऐसे होते हैं जिसके अगर प्राइम फैक्टराइजेशन जिसका करें हम तो उसके मोर देन 2 फैक्टर्स आते हैं। तो क्या लिखना है हमें, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। अब मोर देन 2 फैक्टर्स तो सबके ही होते हैं। एक तो खुद का नंबर भी होता है, जो नंबर है वो तो अपने आप से कटेगा ही कटेगा, एक 1 से कटेगा ही कटेगा। तो खुद को छोड़ के और 1 को छोड़ के अगर कोई डिजिट दूसरे डिजिट के टेबल में आता है तो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर जैसे समझ में आया, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे 4 है, 4 कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि ये 1 से कटेगा, 4 से भी कटेगा और 2 के टेबल में भी आता है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। ठीक है, जैसे 5 है, अब 5 कंपोजिट नंबर है नहीं, देखो चेक करते हैं। ये कंपोजिट नंबर नहीं था, ये वाला कंपोजिट नंबर नहीं था 4, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है। क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स है। ठीक है, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर नहीं, ये जो 4 है कंपोजिट नंबर है। 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। ओके, 5 कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि 5 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। तो इसके 2 ही फैक्टर है, बस 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। ओके, तो ये 5 क्या है, कंपोजिट नंबर नहीं है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया कि कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके जो 2 या 2 से अधिक डिजिट्स के पहाड़े में आते हैं। जैसे 4 था, 4 1 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा और 2 के टेबल में भी आएगा। तो मतलब 3 डिजिट के पहाड़े में आ रहा है, इस वजह से क्या है, कंपोजिट नंबर है। 5 कंपोजिट नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि 5 खुद के टेबल में आता है और 1 में आता है, बाकी इसके अलावा किसी के डिजिट में आएगा ही नहीं, तो इसलिए कंपोजिट नंबर नहीं है। ओके, तो इस डिजिट को हमें प्रूव करना है ऐसे ही, 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13। सबसे पहले तो एक पार्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई में सारा है और एक पार्ट ये। 13 को क्या कर लेते हैं, कॉमन। अब 13 को कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू 1। कोई भी डिजिट अगर बाहर निकाल लेते हैं तो वहां पे 1 बचता है। 13 को अगर 13 पूरा कॉमन कर लिया तो वहां पे क्या बचेगा, 1, और यहाँ पे 1 बचा। तो 13, अब अंदर क्या लिखेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर देंगे तो ये आ गया 78। कितना आ गया, 78 आ गया। यानी 13 इंटू 78 आ रहा है। ओके, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें तो 13 और 78 का क्या हो जाएगा, 78 का क्या हो जाएगा, पहले तो 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ऐसे। तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और 3 से काटते हैं फिर 13 हो जाते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 13। तो बेटा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो बहुत सारा हो रहा है, 1 भी लिख सकते हैं इसके साथ में। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मोर देन 2 नंबर्स है ना। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन हैज मोर देन 2 नंबर्स। इसका क्या लिखोगे आंसर, प्राइम फैक्टराइजेशन हैज more than 2 numbers, more than 2 numbers। prime factorization has more than 2 numbers, hence it is composite number, hence it is composite number। इसलिए क्या है, कंपोजिट नंबर है। ओके, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आप लोग इसको खुद ट्राई करना, मैं समझा भी दे रहा हूं। वैसे तो आप लोगों को क्या करना है, देखो एक पार्ट तो पूरा यहां से लेके यहां तक है और एक पार्ट क्या है, यहां तक है। ओके, तो इसको आप खुद ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, 5। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ से 5 कॉमन कर लेना। तो अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1। अच्छा, 5 हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे 5 नहीं बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 5 अगर हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे 1 बच गया। अब आप लोग क्या करना है, सारे डिजिट को मल्टीप्लाई करके इसको प्लस करके और 5 के मल्टीपल में दिखा देना और लिख देना कि कंपोजिट नंबर है।
ठीक है। तो आप लोग अगर इसको समझ गए हो तो ये खुद से ट्राई करना, ओके। खुद से ट्राई करोगे जब ही आएगा, इसलिए मैं एक दो क्वेश्चन इसलिए छोड़ रहा हूं आप लोगों को समझाने के बाद, जिससे कि उसको ट्राई करोगे, उसको प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। बस देख लेने से नहीं होता है, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो करने से ही आता है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा इसका। तो एक दो क्वेश्चन खुद भी ट्राई करो और सारे क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा वैसे तो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ। देखो बेटा, एक क्या है, सर्कुलर पाथ है। पहले मैं इसको प्रैक्टिकली समझाता हूं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है या बोला क्या हुआ है। मान लो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ये सर्कुलर मतलब रनिंग रनिंग ट्रैक है, यहाँ पे दौड़ते हैं लोग, ओके। तो इसमें सोनिया नाम की एक लड़की है, ओके, ये रही सोनिया, ये सोनिया नाम की एक लड़की है और एक रवि नाम का लड़का है। तो सोनिया एक चक्कर लगाने में, सोनिया जो है एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का टाइम लेती है। कितने मिनट का, 18 मिनट का टाइम लेती है। और जो रवि है, रवि कितना लेता है, 12 मिनट का टाइम लेता है। रवि 12 मिनट का क्या करता है, टाइम लेता है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि अगर दोनों एक ही जगह से दौड़ना शुरू करें, दोनों एक ही जगह से दौड़ना शुरू करें सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में अगर दौड़ना शुरू करें तो कब वो एक ही पॉइंट पे फिर से मिल जाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन पूछा है कि एक साथ दौड़ना शुरू करें तो कब वो एक ही पॉइंट पे मिल जाएंगे। ओके, तो देखो सोनिया पहला चक्कर 18 में लगाएगी, दूसरा भी 18 में लगाएगी। रवि पहला चक्कर 12 में, दूसरा भी 12 में, तीसरा भी 12 में लगाएगा। अभी रवि को 36 मिनट लगा और सोनिया को भी 36 मिनट लगा, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो दोनों 36 मिनट में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ये तो मैंने आप लोगों को ऐसे समझा दिया लेमन लैंग्वेज में कि क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं तो 36 मिनट बाद एक ही पॉइंट पे होंगे, फिर से जहां से शुरू किए थे वहीं पे होंगे। अब इसको करना कैसे है, नोटबुक में वो बता रहा हूं मैं। दोनों का क्या करना है, आप लोगों को एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकालना है, एलसीएम। 36 का भी 36 नहीं, क्या कितना उनका टाइम था, उनका जो भी टाइम था, सोनिया का टाइम कितना था 18 और रवि का कितना था 12। इन दोनों का क्या करना है, आप लोगों को एलसीएम निकालना है। और एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आ गया, 2 इंटू 3 टू टू जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, यानी 36 मिनट के बाद वो दोनों इनिशियल पॉइंट पे होंगे। इनिशियल पॉइंट मतलब जहां से वो दौड़े थे वहीं पे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 का यानी रियल नंबर का कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लोग अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं सारे चैप्टर्स कराऊंगा एक एक करके, और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए एग्जामिनेशन के वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराऊंगा पेपर आने आने तक। तो हर चीज मैं कराऊंगा, आप लोग बस जुड़ जाओ मेरे से और एकदम मैं स्ट्रेस से समझाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे होता है। बस आप लोगों को क्या करना है, जुड़े रहना है और अच्छे से ध्यान से सीखना है।